अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हैप्पी मंडे। मैं हूं गजल अशरफ और मैं हूं हसन लियाकत। उम्मीद करते हैं कि आपका भी मंडे हमारी तरह खुश खुरम गुजर रहा होगा। और मंडे को वैसे घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको एक नया इरादा करना पड़ता है, एक नई जहद करनी पड़ती है। और एक दफ़ा अगर आप मंडे को घर से निकल आएँ तो फिर आप हफ्ते के जो बाकी 5 या 6 दिन जो भी आपके वर्किंग डेज हैं उनमें घर से निकलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। उठना ही मुश्किल होता है। शुरू से देखें तो उठना ही मुश्किल लगता है। सो मंडे की कमिटमेंट आपको पूरा हफ्ता कमिट रखती है और आपको अपने काम करवाती है। सो आपको हम मंडे जिस तरह इन्होंने मुबारक का, तो हम ये चाहते हैं कि आप अपने कामों में भी इस तरह से जाएं, लेकिन आप हमें देखते रहें ज़रूर और अपने टीवी सेट्स को ऑन रखिएगा। ख़वातीन और ज़ात आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सोशल स्टोरीज़ का। पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ दिनों से 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए दोहरी शहरियत के कानून में मुजव्वज़ा तब्दीली ज़ेर बहस है और इसकी हिमायत और मुखालफत में कई हल्के सरगर्म दिखाई देते हैं। अगरचा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये तजवीज़ सिर्फ मुल्क की सिविल और मुसल्लह अफवाज के अफसरान के लिए ज़ेर गौर है। ताहम दोहरी शहरियत के कानून में तब्दीली और उसके यकसर खात्मे से मुतालिक मुख्तलिफ अफवाहें गुज़श्ता रोज़ से गर्दिश कर रही हैं। ऐसी अफवाहें भी हैं कि शायद पाकिस्तान के किसी भी शहरी पर एक से ज़्यादा ममालिक की शहरियत रखने की ममानत होगी। ये पहला मौका नहीं है कि जब पाकिस्तान में एक से ज़्यादा शहरियत रखने के मामले पर कयास आराई हैं या फिर बहस जारी है। रवा साल अगस्त में पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी एक ऐसा बयान दिया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मुल्क की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने के लिए तैयार है। हुकूमत पाकिस्तान का मजमूई तौर पर 22 ममालिक के साथ दोहरी शहरियत का मुआहिदा है, यानी इन ममालिक में शहरियत रखने वालों को पाकिस्तान की शहरियत हासिल करने के लिए अपनी शहरियत छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी या फिर वाइस वर्सा। इन ममालिक में बरतानिया, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैनेडा, फिनलैंड, मिस्र, उर्दन, शाम, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड्स, अमेरिका, स्वीडन, आयरलैंड, बहरीन, डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे के ममालिक शामिल हैं। सो अगर आप इन ममालिक में रहते हैं तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो 27वीं आईनी तरमीम है, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं इतनी धूम मची हुई है, बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं। आज भी फाइनल फैसला होना है, सन ऐवान में पेश की जाएगी सेनेट में। और वज़ीर कानून तो भी इस वक्त तो ये बात कर रहे हैं कि 85% काम जो है वो मुकम्मल किया जा चुका है। बट लेट्स सी कि क्या होता है। उससे पहले तो ये बातें की जा रही थी जब हम भी यहाँ बैठ कर बात करते थे कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी कोई बात ही नहीं है, करनी नहीं चाहिए। लेकिन एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब को सुनो तो वही कहते हैं कि ये तरमीम इतनी बेज़रर है कि आप ये कहें कि मुफीद बहुत ज़्यादा है, लेकिन एज सच इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अब देखते हैं कि फ़ायदा इससे क्या कुछ होता है। आगे चलकर हम इसके सेगमेंट में भी डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या कुछ मज़ीद तरमीम सामने आई हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुश्तरका तौर पर 49 तरमीम है जिनको मंजूर करा लिया गया है और बहुत से ऐसे बड़े बड़े फैसले चेंजिंग समय अब आगे आने वाले दिनों में नजर आने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं अमेरिका, जहां पर अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर ज़ोहरान ममदानी, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, पाकिस्तानी नयाद माहिर कानून लीना मलीहा खान को अपनी अबूरी टीम की शरीक सरबराह मुकर्रर उन्होंने कर लिया है। 34 साल ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी 2026 को ओहदा संभाल लेंगे और वो न्यूयॉर्क शहर की तारीख में पहले मुसलमान और जनूबी एशियाई नयाद मेयर होंगे। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है और जिसका सालाना बजट की अगर बात की जाए तो तकरीबन 116 अरब डॉलर है और दुनिया भर में इसके इंतजामी फैसले खुसूसी अहमियत रखते हैं। 36 साला लीना मलीहा खान जो साबिक अमरीकी फेडरल ट्रेड कमीशन की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं, 3 तजुर्बाकार न्यूयॉर्क सिटी हॉल हुकाम के साथ इस अबूरी टीम की क़यादत करेंगी। और अपने बयान में उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क के अवाम ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब वक्त आ गया है कि एक ऐसा शहर तामीर किया जाए जहां मेहनत कश तबका भी बआसानी ज़िंदगी गुजार सके। मजीद उन्होंने कहा कि ज़ोहरान ममदानी के साथ मिलकर ऐसी टीम तश्कील देना उनके लिए एजाज़ है जो इस विजन को हकीकत में बदल सके और डेमोक्रेटिक तर्ज हुक्मरानी के लिए एक नया नमूना भी कायम करें। मजीद उन्होंने कहा कि सदर जो बाइडन के दौर में FTC की सरबराही के दौरान एंटी ट्रस्ट सार्फिन के हुकूक के एजेंडे में नुमाया किरदार अदा किया और उन्होंने बड़ी कंपनियों के इंतजाम पर सख्त निगरानी और ऐसे कारोबारी हरबों के खिलाफ कार्रवाई की जो सार्फिन के मफादात को नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी पॉलिसियों को तरक्की पसंद हलकों की जानिब से भरपूर पजीराई मिली, ताहम बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे कि अमेजॉन है और गूगल के खिलाफ उनकी जारहाना मौक़िफ़ ने सिलिकॉन वैली में कुछ तनाव भी पैदा कर दिया। बिल्कुल ऐसी है ख़वातीन और ज़ात। और ये जो मेरे ख्याल की तकर्री है, इससे ज़ोहरान ममदानी का माइंडसेट भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी कैंपेन में एक बात तो बहुत ही ज़्यादा खुल के कही कि न्यूयॉर्क इज़ अ सिटी ऑफ इमिग्रेंट्स।
ये तारिकीन वतन की सिटी है। सो एक तो वो खुद भी तारिकीन वतन ही है ना उस तरह से, क्योंकि ठीक है वो अमेरिकन है लेकिन उनके फोर फादर्स का ताल्लुक कहीं और से था। तो इसी तरह से ये जो नई तकर्री है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि आपको आने वाले दिनों में न्यूयॉर्क की जहाँ तक बात की जाए या फिर जोरान ममदानी के एरा की बात की जाए, उसमें बहुत सारे आपको एक्सपर्ट्स या फिर तारिकीन वतन आपको अच्छी सीट्स पे नजर आएंगे और वो शायद न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए आपको काम करते हुए भी नजर आएंगे। खवातीन वज़ात, आगे बढ़ते हुए एक और साइंसी तहकीक के हवाले से आपको आगाह करते हैं। साइंस ने जिस्म में नस्ब कंप्यूटर चिप्स से बीनाई की जुज़वी बहाली को मुमकिन बनाकर दुनियाई तिब में नया इनकलाब बरपा कर दिया है। बैनुल-अक़वामी मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक साइंस और तिब के संगम पर एक नई पेशरफ्त सामने आई है, जिसके तहत इंसानी जिस्म में नस्ब किए जाने वाले कंप्यूटर चिप्स बीनाई जैसी खोई हुई सलाहियत को जुज़वी तौर पर बहाल करते हैं और इसमें मददगार साबित होते हैं। रिपोर्ट में 87 साला फ्रांसीसी खातून एलिस शार्टून के मिसाल दी गई, जो उम्र से मुताल्लिक आंखों की बीमारी जो एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन होता है उसमें मुब्तला थी, AMD से मुतासिर थी और अपनी मरकजी बीनाई वो खो चुकी थी। सांस फ्रांसिस्को की कंपनी साइंस कॉप ने प्रेमा नामी एक तजुर्बाती टेक्नोलॉजी तैयार की है, जिसमें रेटिना के मुतासरा हिस्से पर एक छोटा सा माइक्रोचिप नस्ब किया जाता है। ये चिप बीनाई की जुज़वी बहाली में मदद फराम करता है और मुतासरा अफराद की ज़िंदगियों में नुमायां बेहतरी और तब्दीली लाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी हम इस पर मजीद बात इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ अभी टेम्प्रेरी है। प्रीमा टेक्नोलॉजी जिसका आपने जिक्र किया है, अब इसकी क्या मतलब, ये जुज़वी तौर पर ही है। अब इन फ्यूचर इसके क्या रिजल्ट्स होंगे, किस तरह से होगा, ये क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इंसानी सेहत पर किस तरह से इसके असरात होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। तो फिर इस पर मजीद ज़ाहिर जिस तरह से रिसर्च होगी, काम होगा, इसको हम मजीद डिस्कस भी करेंगे। अभी आपको सिर्फ जस्ट एक खबर दी है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी, ये इनकलाब आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको ले चलते हैं जर्मनी, जहाँ से ये खबर है कि एक अस्पताल में अजीबो गरीब केस सामने आया जिसमें एक मेल नर्स ने काम चोरी की इंतहा कर दी। रिपोर्ट्स जो सामने आई उसके मुताबिक मर्द नर्स ने अपनी नाइट शिफ्ट में काम चोरी के मकसद से मरीजों को ख्वाब आवर अद्वियात दी ताकि वो सब सोते रहें, और नर्स को 10 मरीजों के कत्ल और 27 से ज्यादा मरीजों की हलाकत की कोशिश के इल्जाम में अदालत ने उम्र कैद की सजा दी है। और नर्स ने उम्र रसीदा मरीजों को बहुत ज़्यादा मकदार में नींद और दर्द कम करने वाली अद्वियात दे दी थी। अद्वियात का मैं जिक्र यहाँ नहीं करूँगी ताकि वो नाइट शिफ्ट को आराम दे, मतलब जितने भी मरीज थे उनको आराम दिया जा सके, उन्होंने बहुत ज़्यादा मकदार में उनको दवा दे दी थी। अदालत ने नर्स के जराइम को ख़ास संगीनी का जुर्म करार दिया और मुलजिम की शनाख्त पोशीदा रखी गई, क्योंकि जर्मन कानून के मुताबिक मुकदमात में नामजद नाम आम किए जाने पर भी पाबंदी है। इतना काम चोरी ठीक हो गया गज़ल। और मेरे हिसाब से सोशल स्टोरीज तो आपने देख ली हैं और गज़ल ने जो बातें की हैं मेरा ख्याल है कि आप उनको सुन भी रहे होंगे और उन पे आएंगे। लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ऐसी स्टोरी का जो कि हम इससे पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, रानो के हवाले से, जिसको कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया था। इसी हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त पैकेज है, हमारे रिपोर्टर अरशद शाद ने ये पैकेज बनाया। आइए वो मुलाहिजा करते हैं। मिलवाते हैं रानो से, जो कि कराची से यहाँ इस्लामाबाद रिहेबिलिटेशन सेंटर में आई हैं और यहाँ पर जो है उनका इलाज जारी है। उनको यहाँ पे क्यों मुंतकिल किया गया और सिंध हाई कोर्ट ने अहकामात क्यों जारी किए, अब वो किस हालत में है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे और आपको मिलवाएंगे आज मादा भूरी रींचनी रानो से। कोर्ट ने रानो को इस्लामाबाद रिहेबिलिटेशन सेंटर मुंतकिल करने के अहकामात जारी किए क्योंकि रानो ने 20 साल एक ही पिंजरे में गुजारे। 20 साल गुजारने की वजह से रानो की दिमागी कैफियत जो है वो काफी मुतासिर हो गई और वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। जी नाज़रीन, मेरे अकब में आपको ये पिंजरा नजर आ रहा है और पिंजरे के अंदर खूबसूरत सी रानो नजर आ रही है जो चहलकदमी कर रही है। मौसम भी बड़ा खुशगवार है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने इस पिंजरे के अंदर 10 या 20 साल गुजारने हैं तो सोचें आपकी जहनी कैफियत कैसी होगी। 20 साल इस पिंजरे के अंदर, बेशक माहौल जैसा भी हो, आप नहीं गुजार सकते। तो जो आपके जहन में है, जितना खौफ आपको ये सोच कर आता है कि 20 साल आप एक पिंजरे में गुजारेंगे, वो जहनी कैफियत लिए रानो ने अपनी तबीयत को खराब लग रही है, सेहतमंद लग रही है, चहलकदमी भी अच्छी कर रही है। यहाँ पर इसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, क्या फीड दी जा रही है और सिंध से इस्लामाबाद मुंतकिल करने की क्या वजूहात थी, जानते हैं। हमारे पास जो है असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ के तर्जुमान भी हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि बेसिक क्या वजूहात थी कि सिंध से, कराची से रानो को यहाँ इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया?
बेसिकली कराची ज़ू से इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम मारगला रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में इसकी मुंतकली का जो अमल था वो सिंध हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में किया गया। और सिंध की जो हाई कोर्ट के जो अहकामात हैं उनमें डायरेक्शन है कि इसको रिलीज़ करना है इसकी हैबिटेट में जो दियोसाई में मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में। बट उस पर टाइम लाइन फ्रेम जो है ना वो मेंशन नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि यहाँ पर सिंध से इस्लामाबाद तक का जो इसका सफ़र है और यहाँ पर आने के बाद इसकी एग्जामिनेशंस होंगी। एग्जामिनेशन में इसकी मेंटल हेल्थ की भी एग्जामिनेशन करना है, इसका बिहेवियर भी एग्जामिन करना है और सबसे बढ़ के इसकी जो फीड है उसको मॉनिटर करना है। और ये सारे का सारा मॉनिटरिंग का जितना भी अमल है ये हमारे साथ डॉक्टर्स नेशनल और इंटरनेशनल डॉक्टर्स हैं वो इसकी मॉनिटरिंग का अमल मुकम्मल करेंगे। राइट नाउ जहाँ पर इस वक्त आप मौजूद है ये रानो का क्वारंटाइन इंक्लोजर है। यहाँ से हम इसको बड़े इंक्लूजन में शिफ्ट कर देंगे आफ्टर जब इसका क्वारंटाइन यहाँ पर अमल मुकम्मल हो जाएगा। बताइएगा कि आप इनको कौन सी स्पेशल फीड दे रहे हैं? हमने देखा कि माशाल्लाह भी काफ़ी वॉक कर रही है, अच्छे मिजाज में लग रही है, तो आप क्या इनके साथ ऐसे स्पेशल ट्रीट करें? एक दिन के अंदर ऐसा उनको क्या मिला कि वो काफ़ी हमें हेल्दी नज़र आ रही हैं? जब कल रानो यहाँ पर आफ्टरनून में यहाँ पर जब पहुँची थी तो हमारे हुकाम ने उसका यहाँ पर वेलकम किया था। और यहाँ से ये आप बॉक्स भी देख रहे हैं पीछे इसका रानो का। ये जब इसको अंदर हमने इसके इंक्लोजर में शिफ्ट किया तो विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स इसने अपने आप को यहाँ पर एडजस्ट कर लिया फ़ौरन ही। और इसने नैपिंग की पीछे चली गई और वहाँ पे जाकर इसने अच्छी खासी नींद पूरी की अपनी। और नींद पूरी करने के बाद फिर इसने अपना फीड ली और जो फीड में थे उसमें फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, देसी आटे की रोटी और उसके ऊपर शहद लगा के हमने इसको सर्व किया और इसने वो फीड इनटेक की और बहुत खुश। मज़े की बात बताएं वो ये कि चूंकि रानो अकेली रहती थी तो इसलिए जहनी तनाव का शिकार हो गई, तो रानो ने इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ वालों से शिकायत की कि जी मुझे यहाँ पे भी आप अकेले रख रहे हैं। तो उन्होंने एक अच्छा सा इंतज़ाम किया। वो क्या कि रानो के हमसाए यहाँ पर ले आए हैं और ये हमसाए छोटे छोटे प्यारे प्यारे बंदर हैं। आइए इनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। देखिए हमारी तरफ ही देख रहे हैं, अगर मेरे कैमरामैन कमर शहजाद फोकस कर सकें तो बड़े गौर से देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा माइक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इतने प्यारे हैं, वो देखें ये भी हैं, यहाँ पर भी हैं, छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे बंदर हैं। ओह! ये मेरा माइक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत प्यारे हैं, बड़े खूबसूरत और कुछ बात कर रहे हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आती। इसका अगर मुझे कोई ट्रांसलेटर मिल गया तो आपको हम सुनाएँगे कि ये क्या बात करना चाह रहे हैं। यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं और ये बड़े रिस्पॉन्सिव हैं। जैसे इनके पास जाया जाए तो ये पास आ जाते हैं और अपनी आवाज़ों से आपको बहुत महसूस करेंगे। थैंक यू जी। अरशद शाद को आप सुन रहे थे, उनके पैकेज के हवाले से मुलाहिजा कर रहे थे। रानो के साथ साथ जो बंदरों के साथ उन्होंने छेड़खानी की है ना, फिर बहुत ही आखिर में वो जबरदस्त। कहते हैं कि मुझे इनकी समझ नहीं आ रही। तो शायद इसके लिए आपको जंगल में रहना पड़ेगा, बंदरों की जुबान समझना को सीखना पड़ेगा और जब आप वो सीख जाएंगे तो आप कभी भी उनके सामने माइक नहीं करेंगे क्योंकि वो हर चीज को जो है वो खींचने लेने की की कोशिश कोशिश करते कर हैं। लेते हैं। खवातीन वज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खवातीन वज़ात, लाहौर में दाता दरबार तोसी मंसूबे के तहत 30 साल से कायम परिंदा मार्केट भी गिरा दी गई। दुकानदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि रात के वक्त दुकानें गिराने से उनके कई कीमती परिंदे और जानवर भी मलबे तले गिरकर तबाह हो गए, मर गए। ताहम डिप्टी कमिश्नर लाहौर मूसा रजा और तर्जमान LDA ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की और उनका कहना था कि ऑपरेशन से कबल सामान और परिंदे बाहिफाजत मुंतकिल कर दिए गए। दुकानदारों के मुताबिक LDA ने बगैर किसी नोटिस के अचानक ऑपरेशन किया जिससे उनके कई कीमती परिंदे और जानवर भी मलबे तले आकर मर गए। जानवरों से प्यार करने वाले अफराद सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर परेशान हो गए और उनका कहना था कि दुकानदारों को परिंदे निकालने का वक्त तो दिया जाता। इस मौजू पर मजीद बात करेंगे और तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद कॉरेस्पोंडेंट लाहौर से सिप्तैन अली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सिप्तैन। सबसे पहले तो यही बताएं, जिस तरह से हसनैन ने भी जिक्र किया, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है लाहौर और जिस तरह से दुकानदारों का ये दावा है कि बिल्कुल वक्त भी नहीं दिया गया। फिर कुछ वीडियोस हमने इस तरह की देखी जिसमें से जिंदा जानवर भी मलबे तले से निकाले जा रहे थे। कितनी दुकानें थी ये और अब इनका क्या मुतबादल है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास मुकम्मल? जी बिल्कुल, ये आपने थी असल में ये तकरीबन को 149 के करीब ये दुकानें थी और ये दाता दरबार के बिल्कुल अपोजिट जो है बर्ड जो है एक मार्केट प्रॉपर बनाई गई थी, तो वहाँ ये लोग जो अपना कारोबार कर रहे थे।
तो अच्छा, दूसरी एक तो आपको ये बताता चलूं कि इसमें अक्सर ये जो दुकानें थे, इससे पहले ये 1988 में जो दाता साहब की जो मस्जिद के वहां ये दुकानें थी। तो वहां से इनको उठा के इन्होंने मुतबादल जगह, जो उस वक्त जो वजीर आला नवाज शरीफ जो वजीर आला पंजाब थे, तो उन्होंने ये मुतबादल जगह खुद इनको यहाँ जो है दाता साहब के अपोजिट जो इनको दुकानें दी कि आप यहाँ जो कारोबार करें। वहां से उन्होंने दरबार की तुसी और वहां उन्होंने मस्जिद बना ली। अब दो तरफ से मौके पर हुकूमत जो है उनका बेसिकल तो काम ये है कि लोगों को रोजगार देना, ना कि उनसे रोजगार छीना। अब ये 149 दुकानें थी, उसमें हजारों की तादाद में जो लोग जो थे वो रोजगार भी कमा रहे थे, उसके साथ जो बाकी फैमिली जो वो भी जुड़ी हुई थी। अब दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इंतजामिया ये कहना है कि हमारी तकरीबन 6 माह के अंदर जो इनसे 3 मुलाकातें हुई हैं और उसी दौरान हमने इनको बकायदा नोटिस दिए, जबकि ये जो दुकानदार है इनका ये कहना है कि हमें कोई नोटिस जो है मसूल नहीं हुआ है। रात के टाइम पे ही इन्होंने आके बगैर किसी वार्निंग के एलडीए और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो आई है, जो कि दुकानें जो प्रॉपर थी उसके अंदर जो परिंदे भी थे और इन्होंने डिमोलिश कर दी। दूसरी तरफ जो इंतजामिया उनका ये कहना है कि हमने इनको बकायदा नोटिस जारी किए हैं और 2 मीटिंगें डीसी के साथ हमारी इनके साथ हो गई कि भाई हमने ये मंसूबा जो है यहाँ तमीर करना है, तो आप दुकानें जो है खाली कर दें। आप दुकानें खाली करने का तो वो कह रहे, लेकिन मुतबादल उनको जगह नहीं दे रहा। अब 150 लोग जो है वो अपना कारोबार जो वो कहाँ लेके जाएं? या तो उनको मुतबादल जगह दे देते तो फिर वहां से वो शिफ्ट होके वहां चले जाते। अब जब अगर उनको जगह नहीं दे रहे तो वो वहां अपना जो कारोबार पिछले कुछ 30 साल से वो इस जगह पे कारोबार कर रहे हैं और वहां से वो शिफ्ट एक दिन में तो नहीं कर सकते ना। तो इस हवाले से जो परिंदे थे वो भी वीडियोस में हमने देखी, जो परिंदे थे वो पिंजरों के अंदर थे और वहां एलडीए जो है ठीक हो गया, वहां ठीक हो से गया सत्येन भाई, थैंक यू सो मच। आपका हमने सुन लिया कि दोनों तरफ से आपने रिपोर्ट्स पेश की हैं और इंतज़ामिया कुछ और कह रही है और जो पेट्स मार्केट के दुकानदार हैं वो कुछ और कह रहे हैं। लेकिन इसी हवाले से बात करने के लिए सलीम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट है पेट्स मार्केट के। सर थैंक यू सो मच हो जाएगा। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ऑपरेशन के दौरान असल सूरत हाल क्या पेश आई थी? क्या दुकानदारों को पहले से इत्तला दी गई थी कि रात के वक्त ऑपरेशन होने वाला है? क्या ऑपरेशन से पहले एलडीए या फिर किसी और इदारे ने आप लोगों से तहरीरी या फिर जुबानी मुशावरत भी की थी? सर कोई इतला नहीं थी, ना ही कोई पता था। हमारी 4 तारीख को 1 बजे एक मुझे रिमाइंडर आया और साथ कॉल भी आई कि जी 3 बजे असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में आपको बुलाया रहा है, बाबर है हमारे असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर के। तो और साथ में हमारा पूरा बोर्ड 18 मार्केटों का, तो उनको भी इतला दी गई। हम सारे को 10-12 दोस्त इकट्ठे होकर गए वहाँ पे। तो वहाँ पे 2 टीपा रेडी के अफसर बैठे थे, एक औकाफ का ऑफिसर बैठे थे, कमिश्नर साहब बैठे थे और लहर मंसूबे के वकार मलिक साहब बैठे थे। तो वहाँ पे जब गए तो उन्होंने कहा जी ये जो है ना आए हैं और इनको ना परिंदा मार्केट की जगह चाहिए, मगर आपको कंफर्टेबल करे बगैर ये एक तीला भी नहीं लाएंगे और जब आप बिल्कुल आपके मामला सही हो जाएंगे तो फिर ये आपको जो है ना मूव करेंगे। आप इनसे मीटिंग कर लें। बैठ के बात शुरू हो गई। बहुत लंबी बातें हुई मगर शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि उन्होंने मुझे कहा कि जी आप क्या चाहते हैं? मैं कहा जी हम चाहते हैं जिस तरह हमारी मियां नवाज शरीफ ने हमें कहा है कि चाबी के बदले चाबी, तो हमें आप फिलहाल टेम्परेरी किसी भी सरकारी जगह पे इस मार्केट के राउंड अबाउट 1 किलोमीटर में कोई प्लाट दे दें, वहाँ हम अपना काम करेंगे और जब वो लहर मंसूबे की वो प्लाजा बन जाएगा तो हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा जी अगर आपको हम पैसे दे दें, क्योंकि यहाँ पे लहर मंसूबे के लिए ना काम शुरू है और ये नीला गुंबद भी लहर में ही आता है मंसूबा, तो उसमें दुकानदारों को 1.5 साल के लिए वो हटा रहे हैं और वहाँ प्लाजा शुरू है और जब 1.5 साल बाद प्लाजा बनेगा तो वो दुकानें दे दी जाएंगे। तो उसके लिए उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं 1.5 साल का जो वो कारोबार छोड़ रहे हैं। तो हमें भी कहा गया, मैंने कहा ठीक है आप हम ऐसे करेंगे, जो अगर आपको फौरी तौर पे चाहिए, हमारी तो टंसाली मार्केट प्लाजा में दुकानें थी, मगर चले अगर फौरी तौर पे आपको चाहिए तो अभी मोची गेट का प्लाजा शुरू हो गया है, तो वो साल में बनता है या 1.5 साल में बनता है, तो वो दुकानें उधर दे दीजिएगा, तो आप हमें पैसे दे दें। ठीक है, वो 1.5 साल के पैसे दे दें ताकि हम कुछ छोटा मोटा काम कर लें। या उन्होंने कहा ठीक है जी कल 12 बजे आपने आ जाना है, तो एलडी के डीजी से आपकी मुलाकात भी कराएंगे और बैठ के ना सारे मामला को हल कर लेंगे और अच्छा सलीम साहब सारे मामला को समेट लेंगे। मैंने ठीक है सर ओके। 5:30 बजे निकले हम वहां से। उसके बाद मार्केट आया, लोगों को मैंने एतमाद में लिया, मैं घर चला गया। घर जाके
2:30 बजे तकरीबन मुझे रात को फोन आया, मेरी बेगम ने उठाया मुझे, उन्होंने कहा कि फोन आ रहा है बार बार, आप बात कर लें। मैंने देखा तो वो मेरा एक दोस्त है, नाम मैं नहीं लूंगा, सब इंस्पेक्टर है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे कहा यार आधी रात को ना हमें भी हाई अलर्ट पे रख दिया है और पूरे लाहौर की पुलिस को हाई अलर्ट में रख दिया कि वो कह रहे हैं दाता साहब पहुंचो। और परिंदा मार्केट का मैं हंसने लगा, मैंने कहा यार ऐसी कोई बात नहीं हो सकती, कैसी बातें आप कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि मेरी आज मीटिंग होगी, उन्होंने कहा ये एलडीए वाले आ रहे हैं, मैं कहा एलडीए वालों से मेरी बात हुई है, मेरा पूरा बोर्ड साथ था यार, तो इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, तो तुम आप टेंशन ना ले। उसने मुझे कहा फिर भी आप आ जाओ। मैं खैर 3:45 बजे निकला, 5 बजे मार्केट में निकला, तो मैं जब वहां पे पहुंचा हूँ अपना, तो कुछ दोस्तों को भी मैंने फोन कर दिया। जब हम वहां पहुंचे हैं तो 3:15 3:30 तक कुछ भी नहीं था। मैंने दोबारा फोन किया, मैंने कहा यार ये यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मैं आके बैठ गया हूँ यहाँ पे सन्नाटे हैं। उन्होंने कहा 4 बजे का टाइम है, इंतजार कर लो, नमाज पढ़ के चले जाना। जब 4 बजे तो फिर करबला का मंजिल था कि तकरीबन 400-450 पुलिस वाले थे, जिसमें बख्तरबंद उन्होंने और जनाब वो जो शेल वगैरह मारते हैं और गन्ने और जनाब डंडे और जनाब उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेटें पहनी हुई है, जैसे वो इंडिया पे हमला करने नहीं आते। और फिर इधर से देखते हैं तो 20 गाड़ियां एलडीओ की आ रही हैं, कोई होटल वाली गाड़ियां आ रही हैं। तो उन्होंने जनाब एक समझ लें कि 4 बजे उन्होंने प्रेशर हमारी मार्केट में डंडे सोटों से आ गया। उसके बाद मैं जब आ गया हूँ तो पुलिस ने मुझे धक्के दिए। मैंने कहा सर मैं सदर हूँ, मैं जरा मिलना चाहता हूँ जो लीड करने हैं। खैर मेरी बड़ी मेहनत समाज में उन्होंने छोड़ा। जब मैं आगे गया तो उसने पहना हुआ था मास्क, मैंने उसकी आंखों से देखा, मैं यार ये बंदा देखा लगता है। बहरहाल जब मैंने गौर से देखा तो मैंने उसका मास्क उतारा तो वो वही ऑफिसर था, एहतशाम नाम था, जिससे 2 घंटे हमारी असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर मीटिंग हुई। मैंने कहा सर ये क्या है, वाई आपसे हमारी इतनी अच्छी मीटिंग हुई है और इतने खुश उसमें गुआर में, तो आपको तो हमारा टाइम है 12 बजे। उन्होंने कहा नहीं जी सीएम हाउस से ऑर्डर है तो हमने ये मार्केट डिमोलिश करनी। मैं कहा जनाब ये परिंदों की मार्केट है और आप लाहौर के रहने वाले हैं, लाहौर में 10-11 बजे से पहले कोई मार्केट नहीं खुलती और आप टाइम देखें सुबह के 4 बज रहे हैं। अच्छा सलीम साहब थोड़ा सा ये भी क्लियर कीजिएगा, जिस तरह से आप लहर मंसूबे की बात कर रहे थे, इससे पहले हमारे साथ मौजूद थे सिप्तैन, वो कह रहे थे कि कोई मुतबादिल नहीं है, लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद लहर मंसूबे के साथ भी कोई मुतबादिल दिया जाएगा। थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो भी आपने बात की है तोड़ फोड़ के हवाले से, पहले आपकी रात को बात हुई, रात 4 बजे एलडीए की जानिब से शुरू की गई थी तमाम तर कार्रवाई, आप लोगों को दोपहर 12 बजे तक का वक्त दिया गया था, इसको भी क्लियर कीजिएगा जरा। नहीं, सुबह 4 बजे जैसे ही आए हैं उन्होंने सबसे पहले हमारी मार्केट के मेन के ऊपर एक होटल था जो उसी वक्त नाश्ता नुश्ता सेट कर रहा था अपने। ये जब आए हैं उन्होंने इशारा किया, पुलिस वाले अंदर गए, उनके 4-5 बंदों को उठाया, होटल में उठाया, उनके पतीलों को ये इनके अमले ने उनका सामान उठा के बाहर रखना शुरू कर दिया। और ये जो वीडियो चल रही है कि जी वो एलडीए वाले सामान निकाल रहे हैं, वो सामान निकाल नहीं रहे, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, सामान बाहर रखा और उसको बुलडोज कर दिया। जब उसको बुलडोज किया है उसके बाद मेरे भाई ने वो दी हुई थी दुकान, वो सैलून बना के लोगों को दी हुई थी, किसी को हवाले की हुई थी, तो वो उसके 8-10 लाख रुपए उसने अभी लगाया, 2 दुकानें इकट्ठी थी। उसके बाद उन्होंने उसको जब बुलडोज किया तो मेरी हालत गैर हो गई। उसके बाद मेरी ये पोजीशन हुई कि मुझे जब होश आया तो मेरी बेटी और मेरी बीवी मेरे पास बैठी थी, मुझे ड्रिप लगी हुई थी। और सुबह जब 9:30 बजे मैं मार्केट आया हूँ तो सब बर्बादी हो चुकी थी, हमें एक रुपए की चीज नहीं मिली। मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ, कहाँ लिखा हुआ है कि दुकानें बंद हैं और तुम ताले तोड़ रहे हो और तुम उनको बुलडोज कर रहे हो। कोई इन्होंने लिहाज नहीं किया। इनको मैंने हाथ जोड़े, मैं कहा सर बहुत बड़ा सानिया हो जाएगा, यहाँ परिंदों की दुकानें हैं, लोगों के हजारों रुपए के परिंदे पड़े हुए और सब माल उधार का है, गरीब मार्केट है, सब लोग माल लेते हैं, बेच के पैसे देते हैं। बड़े कीमती कबूतर हैं यहाँ पे, लाख रुपए का भी कबूतर है, 50 एशिया की सबसे बड़ी कबूतरों की मार्केट थी ये। मगर उन्होंने सर कोई बात नहीं सुनी हमारे। मुझे ये भी बताइएगा सर कि अभी कितनी दुकानें थी जो कि मुतासिर हुई और नुकसान का कोई तखमीना लगाया गया? मैं पिछले 25 साल से इस मार्केट का सदर हूँ। 129 उकाफ की दुकानें थे, 20 कारपोरेशन की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट टोटल लीगल मार्केट थी, इसमें कोई कब्जा ग्रुप नहीं था। हमने यहाँ पे सैकड़ों लोगों को डॉक्यूमेंट दिए हैं और ये मार्केट की हिस्ट्री नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और साग डार साहब, इनको सारी पता है। हम 1900 अंजुमन हमायत इस्लाम के किराएदार हैं, दाता साहब के अंदर दुकानें थी, तो उसके बाद उकाफ में वो जम हो गया। 1988 में मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने कहा जी आप आर्जी तौर पे बाहर बैठ जाएं और यहाँ पे कम्प्लेक्स की तमीर है मुकम्मल हो जाएगा, आप अंदर आ जाना। तो हम लोग उनके कहने पे बाहर आए। जब 1992 में कम्प्लेक्स मुकम्मल हुआ, हम दोबारा अफसरों से रब्ता किया, उनसे किया कि जी हमारी दुकानें दे दें।
तो उन्होंने कहा यार आपकी मेहरबानी, आप बाहर काम तो चल गया, तो यहाँ संभाल बनाना है तो आप इधर ही आप रहे। हमने बड़ी दौड़ लगाई, बहुत कुछ किया, मगर हमारी सुनी ना गई। कारोबार हमारा हल्का फुल्का चल रहा था, हमने कहा चलो ठीक है हम इधर ही रहें। अब 33 साल बाद उन्होंने बुलाया, या हमने कोई उनसे बदमाशी की, या हमने उनसे कहा कि जी हम खाली नहीं करते तो आप आ जाओ, जो करना है कर लो। हमने तो वहां पे हर बात को ऑन किया और हर बात को उनकी मानी। हमने कहा ठीक है सर, बस हमारा मसला ये है कि ये गरीब लोग हैं तो इनका कारोबार मुतासर ना हो, ये ताज़ी रोटी वाले लोग हैं तो इनके। उन्होंने कहा आप बेफिक्र हो जाएं, आप बेफिक्र हो जाएं, कोई कुछ नहीं होता, आपकी मर्जी के बगैर पता भी नहीं लगेगा। रात 5:30 बजे वहां से आया हूँ, रात को 2:30 बजे मुझे इतला मिली, और 4 अगर 2:30 बजे भी मुझे उसमें हमारे औकाफ के अफसर भी मौजूद थे, अगर हमें वही अच्छा बता सर, ये भी बताइएगा, सलीम साहब आप ठीक कह रहे हैं, इंतजामिया का ये कहना है कि ऑपरेशन से पहले जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया था। इंतजामिया के मुताबिक उनके पास वीडियोस भी बाकायदा तौर पर मौजूद हैं जिनमें टीमें दुकानदारों की मदद भी कर रही हैं। आप इन वीडियोस को दुरुस्त मानते हैं? इस दावे में कितनी सच्चाई है, क्या कहेंगे मतलब आप इसमें क्या कुछ है, मतलब एक्चुअल सूरत हाल क्या है? ये टीमें जो दिखा रही है ना, ये सब झूठ का। पहले टीम मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, ये ताले तोड़नी है। किस कानून में किसी दुकान का ताला तोड़ सकता है? आप मेरी दुकान का ताला तोड़ सकते हो? कोई और तोड़ सकता है? इन्होंने जो है ना, जो दुकानदार मौजूद थे उस वक्त, जिस तरह होटलों का और वो पर्चियाँ जो होती हैं 5 सिगरेट वाली दुकान, ये खुली होती है, हमारी मार्केट में ऐसी दुकानें थी, उनका सामान ये निकाल रहे हैं, वो उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, सामान निकाल के जबरदस्ती बाहर रखकर दुकानें डिमोलिश कर रहे हैं। और बाकी इन्होंने 1-2 दुकानों के ताले तोड़े हैं और उनका पिंजरों की इन्होंने वीडियो बना ली है। वहां 150 दुकानें थी सर, 150। अगर उनका एक दुकान को हम निकालते हैं ना तो हमें 5-10 घंटे चाहिए थे। ये अगर इनकी टीम लगी रहती ना, सुबह से लगे तो दूसरे दिन तक दुकानें को सामान नहीं निकाल सकते। इन्होंने 3 घंटे में 150 दुकान उड़ा दी है पकड़ के। तो इन्होंने एक दो जो वीडियो बनाई है वो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। मैंने तमाम सोशल मीडिया पे लोगों को कहा था कि मेरा चैलेंज है एलडीए को कि वो तमाम मीडिया लेकर आए, यहाँ पे टनों के हिसाब से मलबा पड़ा था, वो लाएं और लोगों को लाएं और उसको खुदवाएं। अगर उसके नीचे से परिंदे नहीं निकलेंगे तो हम अपना क्लेम वापस ले लेंगे। मगर कोई नहीं आया। 2 दिन से मतवातर इन्होंने पूरी रात ऑपरेशन करके बिल्कुल मैदान, चटियल मैदान कर दिया है। क्यों किया है? वाई? वो इसलिए किया है कि एविडेंस निकल रहे थे। कल परसों शामी यासर शामी ने इधर आके प्रोग्राम किया रात को 1 बजे, वो दिखाया, आप देखे सोशल मीडिया पे चल रहा है। उसकी टीम आई है, तो लोगों ने उनको परिंदे दिखाया निकाल के, ये देखो इसके पर खींचो, ये निकली वो निकली। क्या आया वो परिंदे उसको यासर शामी ने मार दिए। तो ये जो है ना, वो अपना गुनाह छुपाने के लिए जो उन्होंने जुल्म लोगों पे कर दिया है, जो उन्होंने जुल्म जानवरों पे कर दिया है, लाइव हमने दिखाई है। बिल्लियां कुत्ते जो उस वक्त निकली हैं मलबों के अंदर से, जो जिनकी लाशें निकली हैं, मीडिया को हमने दिखाई हैं। क्या हम कोई फिरौन है, कोई सर ये नमरूद हैं जो हम जानवरों को मारे? ये भी मुझे बताइएगा कि हुकाम कहते हैं कि ऑपरेशन शहर पूर्ति के लिए जरूरी था, तो क्या आप समझते हैं कि परिंदा मार्केट गिराने से लाहौर और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा? सर, हम लाहौर की खूबसूरती में हम उनके साथ हैं। अगर हमने कोई रिसर्च किया है, 8 महीने से लहर का प्रोग्राम चल रहा है, हमारे साथ बेशुमार मीटिंगें मियां नवाज शरीफ के सेक्रेटरी वकार साहब के साथ हो चुकी हैं, डीसी साहब के साथ हो गई हैं, एसी साहब के साथ 8 महीनों से चल रहे हैं। अगर हमने उसमें कोई गवर्नमेंट के रुकावट डाली है या लाहौर की खूबसूरती में हमने कोई रुकावट डाली है, या इस मीटिंग में मेरे साथ एक पूरा पैनल था, इसमें हमने कोई बदमाशी कर दी इनके साथ या इनको कह दिया कि नहीं करना, फिर तो हमारे साथ होना ही जायज था। जब हम गवर्नमेंट के हर अमल में उनके साथ हैं और हम कह रहे हैं कि ठीक जी जो आप समझते हैं हम आपके साथ हैं, मगर हम सिर्फ अपना हक जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारी रोजी मुतासर ना की जाए, हमें कोई किसी जगह को कारोबार करने दिया जाए या हमें कंपनसेट किया जाए। क्या ये गुनाह था? इसके अलावा हमने कोई बात नहीं की। मुझे तो आज तक समझ नहीं आई, 85वें चैनल को मैं कह चुका हूँ कि मुझे मेरा दिल तो अभी भी नहीं मानता कि मियां नवाज शरीफ की फैमिली में से कोई इतना बड़ा जुल्म कर सकता है। पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा सानिया कोई नहीं है। मेरी कल मुलाकात हुई है मियां नवाज शरीफ के सूबाई वजीर हैं और मियां नवाज शरीफ के सेक्रेटरी भी हैं राशिद नसरुल्लाह साहब से, तो वो वजीर आला पंजाब के मामले खुसूसी भी हैं। मेरी उनसे बड़ी डिटेल मुलाकात हुई है 2 घंटे की, बड़े अच्छे माहौल में। उनको मैंने सारी बताई है, उन्होंने सॉरी भी कहा है। उन्होंने कहा जी, मैंने कहा सर इतना बड़ा जुल्म, चले वो परिंदे तो मर गए। सही। अच्छा सलीम साहब, मुझे आखिर में अब ये भी बताइएगा कि आप सब क्या डिमांड्स हैं? अगर हुकूमत आपको कोई बेहतर मुतबादल देती है, कोई जगह इस तरह से देती है, तो आप नए मंसूबे के साथ उनके साथ ताउन करेंगे?
जी सर, मैं वही कह रहा हूँ कि हमने हुकूमत से यही मुतालबा किया है। मियां नवाज शरीफ साहब ने भेजा था हमारे पास अपना वफद। उनसे हमने यही कहा है कि जी हमें जो है ना लहर मंसूबे में जो मोची गेट में मार्केट बन रहा है प्लाजा, क्योंकि हमें पहले उड़ा दिया गया, हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारे साथ तहरीरी मुआहदा लिख के उसमें हमारी 150 दुकानें दी जाएं। और दूसरे नंबर पे वो मंसूबा साल में बनता है, 2 साल में बनता है, उसका कंपनसेट हर दुकान को दिया जाए, चाहे वो अपना घर बैठ के चाहे खाए या कुछ छोटा मोटा काम कर ले, उसके लिए हमें वो दिए जाए। तो हमें गवर्नमेंट से कोई वो गिला नहीं है। और अगर गवर्नमेंट हमें कहे कि जी तो आप ठीक हो गया। सलीम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि प्रेसिडेंट थे क्रिकेट लाहौर के, और इन डिटेल कन्वर्सेशन कर रहे थे। आप देखते हैं कि इनके मामलात हल होते हैं या नहीं होते। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और रीसेंट पास्ट में पाकिस्तान क्रिकेट की बात की जाए या फिर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की बात की जाए, तो जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं ये पूरी दुनिया में जाते हैं। न्यूजीलैंड में आप इनको देखेंगे, आप इनको इंग्लैंड में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, यू नेम इट, जहाँ पे भी वर्ल्ड कप होता है, इवन इंडिया में हुआ था, ये वहाँ पे मौजूद थे। इजाज़ वसीम बाकी साहब की बात करूँ। बाकी साहब मुझे ये बताइएगा कि एक सवाल मैं आपके पास छोड़े गया था कि क्या हमारी जो बड़ी टीम्स के खिलाफ प्रिपरेशंस होती हैं वो अप टू द मार्क होती हैं? और फिर दूसरा सवाल ये भी था कि आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, तो क्या पाकिस्तान को अब एक मिनोस टीम समझना स्टार्ट हो चुके हैं दुनिया के? ये एक ऐसी टीम है, इसको हम शिकस्त दे सकते हैं और इसके खिलाफ हमने फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं भेजनी? देखिए, अब हर क्रिकेट बोर्ड की अपनी मजबूरी होती है, और ऐसा नहीं था कि साउथ अफ्रीका ने जो पाकिस्तान के सामने जो अपनी टेस्ट टीम भेजी थी वो उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम थी, और उसमें सिर्फ टेम्बा बवूमा नहीं थे। अभी क्योंकि एक हफ्ते बाद जब मैं और आप बात करें, तो एक हफ्ते बाद कोलकाता में पहला टेस्ट मैच स्टार्ट होने जा रहा है, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का। तो क्योंकि साउथ अफ्रीका WTC के वर्ल्ड चैंपियन भी है, तो उनका एक मैच पाकिस्तान में वो लूज भी कर गए WTC के अंदर, तो उनका विनिंग रेट इस वक्त 50% पे आ चुका है। तो उन्होंने रिकिल्टन को, इसके अलावा रबादा को, और 2-3 और जो सीनियर प्लेयर्स थे जिसमें ईडन माकरम थे, उनको सेव किया इस वनडे सीरीज से, ताकि वो टेस्ट सीरीज के लिए ताजा दम हो सके। और आपको पता है एशियन कंडीशन में इनके लिए थोड़ा टफ भी होता है। जहां तक पाकिस्तान टीम की बात करें, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने 2025 में के शुरू में न्यूजीलैंड में 5 T20 मैचेस खेले, और वो सलमान अली आगा की कप्तानी में पहले वो मैचेस थे जो कि वो कप्तानी कर रहे थे। 4-1 से हम हारे हैं। और अगर हम 2024 में जाएं, तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में 3-0 T20 सीरीज हारा, साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान 2-0 हारा, 2024 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर निकला, इंग्लैंड से 2-0 हारा, एक मैच पाकिस्तान आयरलैंड से हारा है। तो अब मैं ये कह सकता हूं, आप थोड़ी चीजों को मिला के देखिए। आपने ट्राई नेशन सीरीज उस वक्त जीती जब अफगानिस्तान को एशिया की सेकंड बेस्ट टीम कहा जा रहा था। आपने एशिया कप के अंदर जो आखिरी 2 मैचेस खेले श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ, वो आपके लिए लाजमी फतह वाले मैच थे। बैटिंग हमारी बहुत कोलैप्स हुई है, और मुझे ये किसी न किसी हद तक लगता है कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जिसमें नवाज हो गए, शाहीन हो गए, इसके अलावा फखर जमान हो गए, ये वो 3 रेगुलर प्लेयर हैं जो कि एक अरसे से T20 क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं। बाकी आगा को भी आपने कप्तानी दे दी, और अभी तक वो T20 के मिजाज में ढलने की कोशिश कर रहे हैं। बाबर को अभी आप वापस लेकर आए हैं। सो किसी न किसी हद तक हमने अपनी टीम को, बनी टीम को डिस्टर्ब भी किया है, लेकिन तवक्को कर सकते हैं कि ये लड़के अब बेहतर करेंगे, क्योंकि एक ही पूरे पाकिस्तान का मुतालबा था कि बाबर को वापस आना चाहिए। अब बाबर टीम के अंदर आ चुके हैं, शाहीन की फॉर्म वापस आनी चाहिए, शाहीन भी फॉर्म में वापस आ चुके हैं। और कल माइक हेसन ने हसन नवाज को रिलीज करके फखर जमान को ट्राइनेशन के स्क्वाड के अंदर रख लिया है। तो अब बज़ाहिर तो लगता है कि जी ये वो लड़के हैं जो कि एक अरसे से खेल रहे थे, उन्हीं को दोबारा से उनका ये गिरोह बना दिया है ताकि ये आगे बढ़ के ये खेलें और जीते हैं। सही। अच्छा इजाज साहब, जिस तरह से भी आपने खुद बात की है बाबर के हवाले से, थोड़ा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। उनकी कारकर्दगी पर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। वनडे सीरीज में भी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी, फिर कुछ ऐसी भी इत्तलात आती हैं कि वो सेट होकर दोबारा से फॉर्म में नहीं आते। क्या वजह है, क्यों वो इतनी इस तरह से फॉर्म में नहीं आ रहे? कोई दबाव का प्रेशर है या फिर कुछ और आपको लगता है?
प्रेशर तो डेफिनेटली उसके ऊपर अब आ चुका है कि 81 इनिंग्स के अंदर वो सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके हैं, और ये बहुत तवील गैप है। लेकिन हमने देखा है कि लाहौर के आखिरी T20 मैच में बाबर आजम ने तेज भी खेला और ऐसी शॉट्स भी खेली हैं जो कि हमने पहले बाबर से कभी उस तरह के शॉट्स नहीं देखे थे, क्योंकि बाबर बहुत सीधे बैट से और बड़े परफेक्ट वे के अंदर बैटिंग करते हैं। T20 में आपको आड़े तिरछे शॉट्स खेलने पड़ते हैं, आपको नई इनोवेशन अपनानी पड़ती है, तो बाबर किसी हद तक हमें उस तरह से नजर आए हैं। बाकी देखें, बाबर आजम को हम सब लोगों ने मिलकर क्रिटिसाइज भी किया है 2024 के वर्ल्ड कप में अमेरिका में। अभी एक डेढ़ साल हुआ है जब वो कप्तान बन के गए थे, तो उस वक्त आधे प्लेयर्स तो उनके साथ बात भी नहीं कर रहे थे, और हम अमेरिका से भी हारे, इंडिया से हारे, टूर्नामेंट से बाहर हुए। उसके बाद पाकिस्तान वापस आते हैं तो उनसे कप्तानी एक तरह से ले ली गई थी, और खुद बाबर भी छोड़ना चाह रहे थे जिन माहौल के अंदर वो कप्तानी कर रहे थे। तो उसके बाद फिर बाबर को सपोर्ट भी नहीं हुई है। हमारे यहाँ एक्स क्रिकेटर्स, टीवी जर्नलिस्ट, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया के ऊपर कि ये नकली किंग है, इसको उतारा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। फिर टेस्ट टीम से बाबर ड्रॉप हुआ, पहले टेस्ट मैच में चलती सीरीज के अंदर मुल्तान टेस्ट से बाबर को ड्रॉप करके घर वापस भेज दिया गया था। ऐसा नहीं किया था कि ड्रॉप करके बेंच पे बिठाया गया, बट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया था बाबर आजम को। तो उसने मुश्किल हालात टाइम देखे किसी भी प्लेयर के ऊपर जब मुश्किल वक्त आता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन एक डेढ़ साल हमने बाबर आजम की सवाए टांगे खींचने के किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया है। बहुत सारे लोगों का इसके ऊपर डिफरेंस ओपिनियन होगा। मेरा ओपिनियन ये है कि आकिब जावेद ने उसको 2 टीमों के अंदर मुसलसल रखा, वनडे टीम के अंदर भी और टेस्ट टीम के अंदर भी। सिर्फ एक होम सीरीज से बाबर को बाहर बिठाया था, बाकी उसको रखा है। तो T20 में अब उसको वापस लेकर आए, तो क्रिकेट बोर्ड बिहाइंड द सीन बाबर को सपोर्ट करता रहे, लेकिन बाहर लोगों को ये लगता है कि जी बाबर आजम की क्रिकेट बोर्ड ने जो है मुखालफत की है। ऐसा नहीं है कि वो 2 फॉर्मेट के अंदर रहे, अभी उसने खुद स्कोर करना है, अब उसने खुद इस चीज को बेहतर करना है कि वो किस तरीके से 100 की तरफ जा सकता है। अभी 81 इनिंग्स हो चुकी है, नहीं आया, गो के ना आए, बट अब क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट है, वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, तो वो पाकिस्तान की जीत में किरदार अदा करता रहे, इसी से उसका एतमाद वापस आ जाएगा। अब इजाज भाई मुझे ये भी बताइएगा कि आपने बाबर के हवाले से तो बात कर लिया, लेकिन ओवरऑल अगर टीम की बात की जाए तो ठीक है, टीम रिवैम्प भी हो रही है, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि हर सीरीज में, सीरीज टू सीरीज हम बात करें तो 3, 4, 5 लोगों को वैसे ही तब्दील कर दिया जाता है? क्या वो राइट कॉम्बिनेशन की तलाश में हम, या फिर बैकअप भी बना रहे हैं? क्योंकि दूसरी टीम तो तब्दील करती है तो वो खिलाड़ी को लूप में रखती है, हमारे यहाँ खिलाड़ी को बुला दिया जाता है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त जुमला इस्तेमाल किया है राइट कॉम्बिनेशन का। और आप भी जानते हैं कि ये जो इंग्लिश कोचेस जो होते हैं, जो कि सब कॉन्टिनेंट से बाहर के, जिनको हम आम लैंग्वेज में गोरे कोच कहते हैं, इनकी एक आदत होती है, ये प्रॉपर चांस देते हैं। अब देखें, मोहम्मद हारिस को उसने सेंचुरी की हुई थी लाहौर में बांग्लादेश के खिलाफ, उसको बांग्लादेश टूर कराया, वेस्ट इंडीज टूर कराया, ट्राई नेशन खिलाई और एशिया कप खिलाया, तो उसको पूरा चांस दिया। जब वो कुछ नहीं कर सका है तो तब फिर दूसरे ऑप्शंस के ऊपर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट गई है। इसी तरीके से हाँ, हसन अली को स्क्वाड के अंदर रख के ड्रॉप कर दिया है, वो एक चीज समझ आती है। हुसैन तलत को आपके सामने एशिया कप खिलाया है, जो कि T20 हुसैन तलत का मिजाज कम नजर आता है, बट उसको वनडे टीम के अंदर कैरी कर रहे हैं और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का वो हिस्सा बना हुआ है। हसन नवाज को पूरा चांस दिया गया। मैं अभी भी मानता हूं हसन के अंदर बहुत पोटेंशियल है, यंग लड़का है, वो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज था, उसको पहले मिडिल ऑर्डर के अंदर ले गए और अब जो है ना अपने सीनियर बैट्समैनों को एडजस्ट करने के लिए उसको लोअर ऑर्डर के अंदर फेंका हुआ था, तभी उसे स्कोर नहीं हो रहा था। तो बाकी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, खुशदिल शाह को टीम में रखा, उसको 2-3 मैचेस दिए, वो नहीं कुछ कर पाए। इसके अलावा आप वसीम जूनियर को देखें, टीम के साथ रखा, मैचेस नहीं दिया, अब उसको प्रॉपर मैचेस देने के बारे में सुनने में आ रहा है कि अब उसको मैचेस दिए जाएंगे। अब्बास अफरीदी एक अच्छा ऑलराउंडर है, उसको पाकिस्तान की टीम में रखना चाहिए था। अब देखते हैं कि अब्बास किस तरीके से पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर जाते हैं, और मुझे लगता है कि अब्बास वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर होंगे। और ये भी हो सकता है कि हारिस रऊफ, क्योंकि अब पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा नहीं है, तो उनको शायद वर्ल्ड कप के लिए ट्रैवल ना कराया जाए T20 फॉर्मेट के लिए, वो वनडे फॉर्मेट के अंदर ही रहे। सो कॉम्बिनेशन इंग्लिश कोचेस की ये आदत होती है कि वो चांस भी पूरा देते हैं, और जब फिर उनके दिल से कोई प्लेयर उतरता है तो फिर उसको बिल्कुल ही
डोमेस्टिक क्रिकेट में भेज देते हैं। सही। सही। अच्छा इजाज साहब, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं साइम अयूब के हवाले से भी। उन्होंने भी एशिया कप की बात करें तो वाजे बेहतरी आई है, दिखाई है उन्होंने। आपके ख्याल में उनके खेल में किस तरह की तब्दीलियां आपने देखी हैं, किस तरह से आप उनको एक्सप्लेन करेंगे, और आपको लगता है कि अब ये टीम का जो टॉप ऑर्डर है उसका मुस्तकबिल बनने जा रहे हैं? साइम अयूब एक ऐसा खुशकिस्मत क्रिकेटर है, मैंने कोई ऐसा खुशकिस्मत क्रिकेटर पाकिस्तान में नहीं देखा जिसको हर तरह से सपोर्ट किया गया। पाकिस्तान के जितने कोचेज है, मैं आपको बताऊं 2024 में जब पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ 4 वनडे मैचेस की सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड में टीम में मौजूद थी, तो हम देखते थे कि साइम अयूब को उस वक्त गैरी क्रिस्टन पाकिस्तानी टीम के साथ कोच थे, बिल्कुल अलग नेट्स के अंदर जाकर वो साइम अयूब के ऊपर मेहनत किया करते थे। सो पाकिस्तान के कोचेज ने भी साइम का साथ दिया, पीसीबी ने भी साइम का साथ दिया, और उसकी 50 T20 इनिंग्स के अंदर 4 से 5 50s हैं, और उसकी नाकामी के बावजूद उसको टॉप ऑर्डर के अंदर खिलाते रहे हैं, क्योंकि उस वक्त टीम इंतजामिया को ये लगता था कि बाबर और रिजवान की जो T20 ओपनिंग जोड़ी थी उसके बाद अब हमने आगे बढ़ना है, तो वो आगे बढ़ने के लिए उनको साइम अयूब और फखर जमान, और फिर साइम अयूब की खातिर बाबर आजम को ओपनिंग छोड़नी पड़ी, रिजवान को ओपनिंग छोड़नी पड़ी, फखर जमान को ओपनिंग छोड़नी पड़ी। साइम अयूब हमेशा ओपनर ही रहे हैं, और एंड पे फिर T20 टीम इंतजामिया ने ये समझा कि एशिया कप के आखिरी 3 मैचेस के अंदर फिर साहबजादा फरहान और फखर के साथ हम ओपनर गए, साइम को हमने नंबर 3 कर दिया था, तो वहां भी उससे स्कोर नहीं हुआ था। लेकिन अब लाहौर की पिंडी की कंडीशंस में जाके उसने फिर से स्कोर करना शुरू कर दिया है। टैलेंटेड लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। आपने देखा है कि जब वो विकेट पे खड़ा होता है तो आपके लिए अब आने वाले बल्लेबाजों के लिए मैच को आसान बना देता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि साइम अयूब को अब इससे और अच्छा डिलीवर करना चाहिए। जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि पूरा पाकिस्तान और स्पेशली टीम इंतजामिया और क्रिकेट बोर्ड ने उसका साथ दिया है, इतना शायद ही कभी हमने किसी क्रिकेटर का साथ देखा हो कि जो कि टीम इंतजामिया सिलेक्शन कमेटी की तरफ से दिया जाता हो। बिल्कुल ऐसी है सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एजाज वसीम बाकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इन डिटेल कन्वर्सेशन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से खवातीन वज़ात यहाँ पे वक्त को चाहते हैं। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्रिकेट हो गई, क्रिकेट के बाद हम बात करते हैं सियासत की। तो सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का पूरा ड्राफ्ट मंजूर करते हुए शिकवार 49 तरमीम की मंजूरी दे दी है। और सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास फारूक नाइक और महमूद बशीर विर्क की सरबराही में हुआ। इजलास में सेनेटर ताहिर खलील सिंधु, सेनेटर हिदायतुल्लाह, सेनेटर शहादत आवान, सेनेटर ज़मीर हुसैन घुमरो, इसके अलावा दीगर बहुत सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने इजलास में शिरकत की है। इसके साथ साथ अगर अपोजिशन की बात की जाए तो उन्होंने बाइकआउट किया था और बाकायदा तौर पर यह कहा था कि अब हम तहरीक चलाएंगे, और तहरीक का आगाज़ भी कल से कर दिया गया है, और कहा है कि हमें ये दस्तूर मंजूर नहीं है। इस तरह के नारे भी लगाए गए हैं। आज कोई फाइनल फैसला होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर बहुत से एक्सपर्ट्स की बात की जाए जो कानून से रिलेटेड है, उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि इस 27वीं तरमीम के बाद अब जो आप ये कहें जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का रुख इख्तियार कर लिया जाएगा। इस तरह की बातें की जा रही है। और इसके अलावा जो मंजूर की गई हैं शिकवार 49 जिनका मैंने जिक्र किया है, वो मुशावरत के बाद हुआ है। बाकी पीपल्स पार्टी के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ मुतालबात हैं, और जिस तरह सूबे का नाम चेंज करने के हवाले से भी बातचीत हो रही है। तो आज देखते हैं इस पर क्या कुछ फैसला होता है, मामलात पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब मौजूद है। राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। सबसे पहले अगर 27वीं आईनी तरमीम की बात की जाए जो मुजव्वज़ा तौर पे अब लाने की उसकी ज़रूरत महसूस हो चुकी है और इसकी तजवीज़ सामने आई है, आप ये बताइएगा कि क्या ये तरमीम मुल्की आईनी ढांचे को मज़ीद मजबूत बनाएगी या फिर इख्तियारात के तवाज़ुन को मज़ीद मुतासिर करेगी? आपकी राय में ये 27वीं आईनी तरमीम आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें बड़ी क्लियर सी बात है। ठीक है, उसके लिए वो जरूरी थी, वो होना चाहिए था पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट आर्मी के लिए, क्योंकि हमारी फौज मजबूत होगी तो सब कुछ होगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या हमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसमें जो सियासतदानों को रिलीफ दिया जा रहा है, इसमें जो सियासतदानों के लिए बहुत सी चीजें लाई जा रही हैं, उसमें आप मुझे बताएं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना है, जो कलमा तैयबा के नाम पे बना है, और जिसमें
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर मेरी बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको भी सजा मिलेगी। हालांकि हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप पर जान भी कुर्बान, ऐसा तसव्वुर भी नहीं हो सकता। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कह दिया है, फरमा दिया है, और आपने देखा कल वज़ीर आज़म ने भी एक ट्वीट किया कि जनाब मुझे भी इस्तिस्ना के लिए कहा गया, लेकिन मैंने कहा ये तरमीम निकलवा दें। तो इसका मतलब क्या है? इसका बड़ा क्लियर मतलब है कि इसमें पाकिस्तान के वो सियासी लोग जो सियासी जमातों से तल्लक रखते हैं, जो इलेक्शन लड़ के आते हैं या इलेक्शन लड़ने वालों के वोट से आते हैं, उनके लिए तो ये नहीं होना चाहिए था। तो ये तरमीम सियासी लोगों को, इक्तदार में बैठे लोगों को मजबूत जरूर करेगी, लेकिन अवाम में उनकी मकबूलियत और कबूलियत शायद बहुत कम। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जिन पर अभी मुशर्री भी है, हो भी चुकी है, लेकिन मुझे ये बताएगा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा भी खत्म करके आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाने की तजवीज़ है। फिर इस तरह फील्ड मार्शल, फिर मार्शल ऑफ एयर डिफेंस एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट जैसे तायात ओहदे भी मुतारिफ करा दिए गए हैं। इस तब्दीली से तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान इख्तियारात का तवाज़ुन मुतासिर नहीं होगा? आपको क्या लगता है? नहीं, देखें, अफवाज पाकिस्तान एक डिसिप्लिन फोर्स है और मैं नहीं समझता कि वहां पे कोई ऐसी चीज हो। और वहां पर जो इंतजामी मामलात के हवाले से होता है, तो मैं समझता हूँ कि इंतजामी मामलात के हवाले से जो बेहतर है वो करना चाहिए। और जो पॉलिटिकल लोग हैं, देखें इस मुल्क में स्टेक होल्डर है पॉलिटिकल लोग से। हमारी फौज तो सरहदों पे शहादतें भी ले रही है, बेचारे जो है सर्दी गर्मी में अपनी ड्यूटी भी दे रहे हैं। तो ये तवाज़ुन का जो मामला है, ये अफवाज पाकिस्तान में कभी भी किसी दौर में भी ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात की जा रही है कि उससे आईनी इख्तियारात वापस लेके वफाकी आईनी अदालत के सुपुर्द करने की तजवीज़ भी सामने आ रही है, जिसके ऊपर कानूनी माहिरीन में भी इख्तिलाफ नजर आ रहा है। और ये भी बताएं कि अस्कुत नोटिस का इख्तियार खत्म करने की तजवीज़ को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, एक तो बड़ी क्लियर है कि ये जो फैसला है ना, एक आईनी अदालत बना देना और एक सुप्रीम कोर्ट, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दें यार, उसे आप ऐसे सुप्रीम कोर्ट को फिर आप उनको कौन से केस सुनने के लिए आप रखने लगे? क्या पाकिस्तान का जब से पाकिस्तान बना है और आज तक जो सिलसिला चल रहा था वो गलत था? जो आपने 73 के आइन में क्या है, 73 का आइन जिसकी पीपल्स पार्टी कहती है कि हम हालिक हैं, पीपल्स पार्टी कहती है कि हम सबसे बड़ा हमारा क्रेडिट जो है वो 73 का आइन है। तो आज 73 के आइन में क्या ये चीजें थी? नहीं थी ना। तो फिर क्यों कर रहे हैं? फिर आप माजरत से मैं एक फिक्रा इस्तेमाल करूंगा, बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि फिर उस सुप्रीम कोर्ट को आप एक शादी हाल में या किसी और जगह में तब्दील कर दें कि जहां पर फैसलों की ताकत ही नहीं होगी। कभी ऐसा नहीं होता। एक बेंच आपने बना दिया था, आपने बेंच बना दिया, उस बेंच ने काम शुरू कर दिया। तो फिर मुझे बताएं कि अगर एक आप मुल्क के बिल्कुल बराबर एक अदालत बना देंगे और ज्यादा उसके पास इख्तियार चले जाएंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के बाकी दीगर मौजूद जज साहिबान जो है, उनका क्या कसूर है? इसका मतलब यह है कि आप सियासी फायदा लेने के लिए या आप वक्ती फायदा लेने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मुझे सब इतना बता दें कि जब से आईनी बेंच बना है, क्या आप बाकी मुकदमा जो है उनका फैसले हो गए? क्या आम आदमी को रिलीफ मिल गया है? क्या आम आदमी को रिलीफ मिल जाएगा? तो फिर जवाब यह है कि पहले से ज्यादा डिले हुई है, जो साबित की जा सकती है। आप सिंपल बात ले लें, आपके पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के जो मुकदमात हैं, जो कानून के मुताबिक लगने चाहिए, नहीं लगे। वो एक तगड़ा सबसे बड़ा लीडर है अवामी, उसके नहीं लगे, तो आम आदमियों किस तरह लगेंगे? और अब आप इस आईनी अदालत को एक लहदा बनाकर और एक सुप्रीम कोर्ट को लहदा बनाकर आप यहां पर ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा, यहां पर ताकत खत्म होगी। ये ठीक दुरुस्त फैसला नहीं है। ठीक है, मंजूर करने वाले अपनी आईनी तरमीम में उसे मंजूर कर चुके होंगे, जब लोग हमें देख रहे हैं मंजूर कर लेंगे या तो चंद दिनों बाद, लेकिन इसके असरात अगर अवाम तक आपके बेहतर पहुंच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं है। इसके असरात ना अवाम तक, ना पाकिस्तान की अदलिया तक, बल्कि आप ये कह सकते हैं जो इसमें चीखें हैं जो मैंने सुनी है कि जो जज साहब इंकार करेंगे जनाब उनको रिटायर्ड समझा जाएगा, और जिसको आप चाहेंगे मर्जी से आप जहां मर्जी भेज सकते हैं। जुडिशियल कमीशन फैसला करेगा और आप कहेंगे चलो भी रवाना हो जाओ। तो फिर इसका मतलब है जो बात नहीं मानेगा उसे रवाना कर देंगे। बात किसकी नहीं मानेगा? इसका मतलब है कि आप
यस सर करते जाएं। पर सिंपल सी एक मिसाल मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का एक फुल बेंच जो है वो फैसला देता है मैजिस्ट्रेटों का, और उससे बहुत छोटा बेंच जो है, बहुत छोटा बेंच, जिसमें उस महसूस नशिस्तों के फैसले के लोगों की पूरी तादाद भी मौजूद नहीं है, वो उस फैसले को खत्म कर देता है, वो उनके बिल्कुल मुस्तक़िल फैसला दे देता है। तो मुझे बताएंगे ये कानून के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है, ये आइन के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है, ये आइन के साथ मुतसादम नहीं तो क्या है। तो इसी तरह को, और मैं बतौर पाकिस्तानी समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर ये आप कानून लेके आते, इसमें शिक लाते कि जनाब जो जज साहिबान जो मुकदमात नहीं सुनते या जो मुकदमात के फैसले मेरिट पर नहीं करेंगे उन्हें तब्दील किया, उन्हें फारा किया जाना चाहिए, ये आप लेके आते। इससे आम आदमी को मिलती। सोमोटो का आपने क्या खत्म कर दें, तो भाई सोमोटो का क्यों खत्म कर रहे हैं, किस चीज का डर है? अगर सोमोटो कोई गलत लिया जा रहा है तो आप उस पर कोई चीज लागू जरूर करते। आप अदलिया के हाथ बांध रहे हैं, आप अदलिया से इंसाफ का खात्मा कर रहे हैं, बिल्कुल। आप इंसाफ को मुश्किल तरीन आम अच्छा सर, जिस तरह से भी आपने कुछ नया केसेस की जो टाइम लिमिट है उसको भी ज्यादा कर दिया गया है, तकरीबन आई गेस 1 साल तक कर दिया गया है। इस तरह आपने पीएम की बात भी की, उन्होंने कहा कि वो शिक निकाल दी जाए। सदर मुमलिकत के हवाले से बात करें तो उनके खिलाफ भी तायात अब कोई केस नहीं बनेगा, ना उनको गिरफ्तार किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर जो आर्टिकल 248 है उसमें तरमीम मुसद्दे में भी शामिल कर ली गई है। इस इकदाम के तहत आपको नहीं लगता कि एहतसाब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज हो जाएगा? कमजोर नहीं, एहतसाब का निजाम खत्म हो जाएगा। मैंने आपको बड़ा एक सिंपल सी बात की है कि वाज़ेह है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और यहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर, इसी कलमे की बुनियाद पर इस पाकिस्तान को बनाया गया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो जब इस्लाम हमें कहता है कि एहतसाब अगर कोई भी जुर्म करेगा, कोई भी करेगा, तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ किया जाएगा। अगर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया जा सकता है, अगर सहाबा कराम से सवाल किया जा सकता है, और रसूल सबसे बढ़ के इसको भी जोड़ दे, इसको भी मैं कह रहा हूं इससे भी आगे आ जाए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया है, उसके बाद आप किस तरह किसी सदर पाकिस्तान को आप इस तरह सलाह दे सकते हैं? क्यों दे सकते हैं? इसका मतलब है कि आप हर वो काम करेंगे जो मुतसादम होगा। इसका मतलब है कि आप उनको एक एनओसी दे दें कि जनाब आप जो मर्जी करें, जितनी देर कोई भी, आज आसौरी सरदारी साहब है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, कि जब तक आप इक्तदार में है जो मर्जी करें, उसके बाद भी आपको नहीं पूछा जाएगा। ये बिल्कुल एक इस शरई लिहाज से भी, इस्लामी नुक्ते नजर के लिहाज से भी, और इस कौम के साथ एक ऐसा बिल्कुल राना साहब, ये तो बिल्कुल आप ठीक ले, किसी भी आने वाले शख्स ने अगर जरदारी साहब का एहतसाब करना होगा तो वो पार्लियामेंट जाएगा, वापस पार्लियामेंट में एक बिल पास उस वक्त हो जाएगा, एक नई तरमीम आ जाएगी, वो एहतसाब तो हो सकता है, उसका मसला नहीं है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि अभी अपने आप को सेव किया जा रहा है। अच्छा सर, क्योंकि पॉलिटिकल सेगमेंट में हम दुनिया भर की खबरों को भी शामिल करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनकी तरफ से कुछ ऐसे ऐलानात आते हैं जो पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं, और अभी उन्होंने कहा है कि कोई भी अमेरिकी ओहदेदार इस वक्त जो जनूबी अफ्रीका में होने वाला G20 समिट है उसमें शिरकत की इजाज़त उसको नहीं मिलेगी। और ट्रंप ने इस मौके पर यह दावा भी किया है कि जनूबी अफ्रीका में जो सफ़ेद फार्म किसान हैं उनको कत्ल किया जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। हालांकि अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो उन्होंने इसको मना किया है। तो ट्रंप के इस इल्ज़ामात को किस तरह से आप देखते हैं और इस ऐलान से समिट पर कितना असर होगा? बात यह है कि क्या अमेरिकी सदर को गजा में शहीद होने वाले मासूम बच्चे, औरतें, जवान नजर नहीं आते? क्या उसको इसराइल की बरयत का, इसराइल के जुल्म का निशाना बनने वाले अरब ममालिक नजर नहीं आते? क्या उसको सूडान के अंदर खाना जंगी में जो कुछ हो रहा है, बाकी जो किया जा रहा है, वो नजर नहीं आता? देखिए सदर ट्रंप जो है ना, आप दो चीजें जेब में रख लीजिएगा। ये मैं एक बड़ी मिसाल दे रहा हूं। सदर ट्रंप साहब नोबेल प्राइज के इनाम के लिए नामजद हुए ना, नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन वो औरत जीत गई, उसको मिल गया जो इनके एक मुहालिफ मुल्क में और इनसे बहुत कमजोर थी। फिर न्यूयॉर्क में वो शख्स जीत गया जो ट्रंप का
बदतरीन मुखालिफ गिना जा रहा था, यह ट्रंप की मुखालफत में वो जीत गया और रिकॉर्ड वोटों से रिकॉर्ड वोट पड़े वहां पे। ट्रंप की जिस शख्स की अपने मुल्क में बात नहीं सुनी जाती, हम लोग उसको कंधे पे बिठा के सारा कुछ करते हैं। हम कहते हैं जनाब बल्ले बल्ले। देखें, एक इक़्तिदार का आखिरी साल है ट्रंप का, ये भी आज आपके प्रोग्राम में बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उसमें चाइना ना जाए, उसमें रशिया ऐलान करे तो फिर फर्क पड़ता है। ट्रंप के ऐलान से फर्क नहीं पड़ता। जब बाकी दुनिया वहां पहुंची होगी तो ये ट्रंप के लिए नमा फिक्रिया होगा कि उसके लिए तीसरी बड़ी शिकस्त ये होगी। बिल्कुल सर, बड़ी खबर दे दी। थैंक यू सो मच। राना अजीम साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे आपकी फेवरेट सेगमेंट एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, और बगैर वक्त ज़ाया किए हम जाएंगे। दाऊद जी हमारे साथ मौजूद हैं। दाऊद जी, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले हम स्टार से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर सबके सवालात लेंगे। बहुत शुक्रिया हसनैन और गजल, आप दोनों माशाल्लाह बड़े सुबह से एनर्जेटिक नजर आते हैं, और ये वीक भी बहुत से स्टार से मुतल्लिका बड़ी खास एनर्जी लेकर आ रहा है। जैसा कि बात करें एरीज बुर्ज हमल, एरीज वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है, कार्ड्स क्या कहते हैं, ऑप्शंस आएंगी, कामों में मदद, लेकर ओवर थिंकिंग से बचना है, माली तौर पे अखराजात को कंट्रोल करना है, पुराने काम हो सकते हैं, किसी बात को दिल पर नहीं लेना, और अपने खासकर बड़ों और बुजुर्गों की बात को, और उदासी काम खराब करती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। उसके बाद है जनाब बुर्ज सौर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। तो बुर्ज सौर वाले इस वीक में स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले, कामों में मदद, डबल माइंडेड तो हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग के साथ साथ बेहतरीन कामों में अपॉर्चुनिटीज हासिल करेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द आपके लिए कामयाबियां लेकर आएगा। नेक्स्ट है जनाब बुर्ज जोधा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। बुर्ज जोधा वाले काफी ज्यादा कामों की प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे, और करनी भी चाहिए, क्योंकि रूहानियत इस वक्त आपकी बहुत पीक पे। कामों में जो नेगेटिविटी थी या रुकावटें थी वो बेहतरीन तरीके से हल होंगी। हासदीन से बचना है, आपके इर्द गिर्द के लोग जो आपको धोखा दे रहे हैं उनसे अवेयर रहना है, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 21 मरतबा रोजाना पढ़िए, एनर्जी को बूस्ट कीजिए। नेक्स्ट है जनाब कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। तो कैंसेरियन इस वीक में बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज और कामयाबी हासिल कर रहे हैं, और जनाब बड़ी सॉलिड हेल्प भी है, और कोई डिसीजन ले रहे हैं, और इसके साथ साथ ऑप्शंस भी आएंगी। कामों में जबरदस्त हेल्प के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 119 मरतबा रोजाना पढ़िएगा। और इसके बाद है जनाब लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। तो लियो वाले अपनी बातें अपने तक रखेंगे तो फायदा होगा, और यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी कामों से मुतल्लिका, और कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं। कामों का बर्डन है, बैलेंस करने की कोशिश करें अपने खासकर रिलेशन को, और बैलेंस करने से ही कामों में मदद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 मरतबा रोजाना हेल्प देगा आपको। इसके बाद है जनाब विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। तो विर्गो कामयाबी, अपॉर्चुनिटी, बेहतरीन मदद, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मामलात आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, खासकर आपके माली मामलात की वजह से परेशानी आ सकती है। इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करें, ना कि किसी बात को दिल पर ले, और पढ़ने के लिए या नेक्स्ट है जनाब लिब्रा, अपने आप से फाइट करने की, फाइट ना करेंगे उतनी ही आपकी हेल्प आएगी। उदासी और नेगेटिविटी कामों को खराब करती है, अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, और पढ़ने के लिए या हय्यू या कय्यूम 21 मरतबा रोजाना हेल्प करेगा आप लोगों की। उसके बाद जनाब स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब, स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है। बहुत अच्छी मदद है, कामों में अपॉर्चुनिटी है, हालात में बेहतरी है, नेगेटिविटी निकलेगी, और ज्यादा से ज्यादा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को या हय्यू या कय्यूम 21 मरतबा रोजाना पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद है जनाब सजिटेरियस बुर्ज कौस, सजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर है। बहुत जबरदस्त हेल्प है, कामयाबी है, अपॉर्चुनिटीज है,
इज्जत वकार और शोहरत में इजाफा है, लोग मोहब्बत और प्यार से डील करेंगे। जिनके शादी और रिलेशन में प्रॉब्लम थी वो अब हल होने की तरफ जाएगी और यहाँ पे क्लैरिटी भी मिल जाएगी। और पढ़ने के लिए या अरहम राहिमीन 21 मरतबा रोजाना बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आएगा। और उसके बाद है जनाब कैप्रिकॉन वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है। देखिए जी, कैप्रिकॉन वाले इस वीक में बड़ा जबरदस्त फैसला कोई करने जा रहे हैं। आपके काम जो रुके हुए थे वो अब चेंज होंगे। डबल माइंडेड जो थे वो अब डबल माइंडेड खत्म होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले अपॉर्चुनिटीज को अवेल करेंगे और गुजरे हुए वक्त की नेगेटिविटी से निकलेंगे और पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 100 टाइम रोजाना जरूर पढ़ना चाहिए, 7 के 7 डेज। और नेक्स्ट है जनाब एक्वेरियस बुर्ज दिलो। एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, एक्वेरियस वाले अपने कामों से मिलकर फाइट कर रहे हैं। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं जरूर जाएं, ऑप्शन आएंगी, हैरान कुन खबरें हैं और सॉलिड मदद भी है। पैसों से मुतल्लिक आपको चेंज लाना पड़ेगा, आने वाले वक्त की प्लानिंग पहले से करने की जरूरत है। और पढ़ने के लिए सूरह इखलास 21 मरतबा। और जनाब लास्ट में है बुर्ज हौत, क्योंकि मुकाबला सख्त है, बुर्ज आखिरी है और आपके सवाल का इंतजार भी आपने टेलीफोन तो कुछ पूछना है वो भी पूछिएगा। तो बुर्ज हौत वाले इस वीक में क्या स्टोरी ऑफ द वीक लेकर आए हैं, तो कमाल का है आप लोगों का ये वीक। यहाँ पे आप अपने कामों में बड़ी मदद देखेंगे, पुराने काम भी होंगे, नए कामों में मदद, डिटर्मिनेशन बहुत हाई है और प्लानिंग की जरूरत है ताकि ज्यादा कामों में हाथ डालें, क्योंकि 2026 आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। और पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए इस वीक में या जलाली वाली कराम 21 मरतबा रोजाना। सही हो गया, बिल्कुल ऐसी है दाऊद जी। आपने माशाल्लाह से जल्दी से तमाम स्टार्स बड़े बड़े स्टाइलिश अंदाज में आज आपने स्टार्स खत्म किए हैं। अच्छा, स्टार्स तो खत्म हो चुके हैं लेकिन मैं नंबर्स अनाउंस करता चलूं। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, 051-890-1008 और दूसरा नंबर है 051-2624946। यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और दाऊद जी से सवाल कर सकते हैं। कुछ सवाल हमारे साथ पहले से ही मौजूद हैं जो कि गजल पूछेगी दाऊद जी से। एग्जैक्टली अच्छा, आपके सेगमेंट से पहले हमारी टीम को कॉल आई थी सनम कराची से 1 जनवरी 1998। उनकी सेहत के हवाले से बताएगा, बहुत गिरती रहती हैं, जख्मी हो जाती हैं, तो इस तरह का उनसे सवाल था। और अगर बात की जाए तो उनकी सेहत कैसी रहेगी? सनम के साथ क्या मसला है, टैरो कार्ड की नजर क्या कहती हैं? तो बिल्कुल नजरे बद लगी हुई है सनम। देखिए यहाँ बैठी हुई हैं और यहाँ पे इवल आई आपके ऊपर रहती है, इसलिए आपकी सेहत डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपको एक बहुत ही मुजरब अमल बताता हूँ, इसको करें ताकि आपकी सेहत के मसाइल हल हो जाएं। 2 मरतबा सूरह फातिहा, 11 मरतबा आयत, 11 मरतबा सूरह फलक, 11 मरतबा सूरह नास, 7 डेज पानी के ऊपर कंटिन्यूस दम करके पिए। सनम आप ओवर थिंकिंग होती है, जल्दबाजी है, ये चीजें भी बेहतर हो जाएंगी क्योंकि नजरे बद का मसला नजर आ रहा है आपके ऊपर। ठीक हो गया। और ये अमल कितने अरसे तक जारी रखना है सनम ने? 7 दिन तक पढ़ना है। ठीक हो गया, 7 दिन तक के ये अमल जारी रखना है। दाऊद जी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। दाऊद जी हमारे साथ मौजूद थे जो कि सितारों और सयारों के हवाले से हमें कैसा होगा हमारा अगला हफ्ता, उस हवाले से हमें बता रहे थे। और यकीनी तौर पे दाऊद जी से जब भी हमारी मुलाकात होती है तो हमारे व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी खबरें लेके आते हैं। कुछ के लिए अच्छी खबरें नहीं होती हैं, कुछ स्टार्स के लिए अच्छी खबरें होती हैं, लेकिन आप दाऊद जी की पढ़ने का अमल भी दे देते हैं और दाऊद जी की प्रेडिक्शंस को सामने रखते हुए आप अगले पूरे हफ्ते का अपना प्लान बना लेते हैं कि अगला हफ्ता हमारा अगर अच्छा रहेगा तो उसको और अच्छा बनाएं, अगर वो बुरा है तो उसमें पढ़ाई लिखाई कर लें ताकि आप उससे महफूज रह सके। ख़वातीन और हज़रात, वंस अगेन मैं दाऊद जी का शुक्रिया अदा करूंगा और साथ साथ मैं गज़ल आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा और आप सबका शुक्रिया हमें देखने का। आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।